हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू श्री जी फिजिक्स प्रेप, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। तो बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार और आज हम करने वाले हैं हीट ट्रांसफर के बारे में सारी की सारी बातें। तो एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर आप इन जो ये लिखवाते हो इनको पीडीएफ बनाकर मुझे नोट्स की फॉर्म में दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देने वाला। पहली बात आप लोग समझ लो, देखो अगर तुम कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ अपने नोट्स खुद बनाओ। यहाँ पर मैं तुम्हें एक एक लाइन बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको अपनी नोटबुक में खुद लिख लो, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग से याद करे हुए नोट्स हमें ज़्यादा याद रह पाते हैं, जल्दी याद हो पाते हैं। मैं अपनी हैंड राइटिंग के नोट्स तुम्हें दे दूंगा, तुम लोग पहले 10 बार, तुम्हारा दिमाग 10 बार सोचता रहेगा यार ये किसने लिखा है, क्यों लिखा है, तुम उसे याद नहीं रख पाओगे। ठीक है। तो अगर अच्छे से याद रखना चाहते तो अपने नोट्स खुद बनाओ। जितने भी लेक्चर्स देता रहता हूँ उसके लिए आप खुद ही नोट्स बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, वीडियो में शुरुआत करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, हीट ट्रांसफर में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, आपके पास मटेरियल मीडियम होता है जिसके अंदर से आपकी हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन इस वक्त जो मटेरियल मीडियम होता है उसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते जब हीट ट्रांसफर हो रही होती है। कन्वेक्शन के अंदर भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत रहती है हीट ट्रांसफर को होने के लिए, लेकिन इसके अंतर्गत हमारा जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेबल होते हैं और ट्रांसफर होते हैं तभी हीट ट्रांसफर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा सर्दियों के मौसम के अंदर जब हम हीटर चलाते हैं तो गर्म हवा जब तक हीटर से हमारे पास तक ना आ जाए, हमारे पास हमें गर्मी महसूस नहीं होती। तो ये कन्वेक्शन हो गया। ठीक है। कंडक्शन में तवे पर रोटी रख दो, रोटी सिकने लग जाती है। ये बेसिक सा एग्जांपल किसका हो गया, हमारे कंडक्शन का हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तवे के लोहे के पार्टिकल्स हमारी रोटी के अंदर नहीं घुस जाते, बस हमारी जो रोटी होती है वो तवे के ऊपर पड़ी होती है और गैस नीचे होती है, तो गैस से निकलने वाली हीट तवे का यूज करते हुए हमारी रोटी के अंदर चली जाती है, दैट्स इट। लेकिन पार्टिकल ट्रांसफर यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रेडिएशन आ जाता है। अब रेडिएशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से हीट ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। तो फोटोनिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो अब ये तो बेसिकली हमारे पास वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी हो जाती है। अगर तुम ये मानकर चलो कि भाई हमारी जो लाइट है वो एक वेव है, तो जैसे सूरज से निकलने वाली एक किरण है, लाइट की किरण है, वो तुम्हारे पास आ गई। ठीक है। अब वो किरण ईएम वेव है, ईएम वेव है तो एनर्जी कैरी कर रही है, वो अपनी एनर्जी तुम्हें लाकर दे देती है। तो जो सूर्य की ऊष्मा है वो तुम्हारे पास आके क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो कोई भी मीडियम पार्टिकल इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होता। इसके अंदर सारी की सारी एनर्जी किससे होती है, ईएम वेव से ट्रांसफर होती है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो हम यहाँ पर ईएम वेव को लेकर चल रहे हैं। अभी फोटोनिक पार्टिकल की हम यहाँ पर बात नहीं करते, वो जब ड्यूअल नेचर वगैरह होगा तब वहां पर बात करेंगे। अभी ईएम वेव को लेकर चलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर से तो हमारे पास क्या आ गई, ये तीन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर आ गए। पहला टॉपिक हमारे पास क्या हो जाता है सर, कंडक्शन का टॉपिक हो जाता है। कंडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हम लोगों से पूछते हैं कि कितनी हीट पर यूनिट टाइम ट्रांसफर हो रही है। तो इसे हीट करंट भी कहते हैं, डी क्यू बाई डी टी। सो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास माइनस के ए। के का मतलब क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी यूनिट हमारी पूछी गई थी नीट के अंदर और मॉक एग्जामिनेशन के अंदर, तो मैंने यूनिट यहाँ पर लिख दिया, डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर रॉड है जिसे मैंने हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में रख दिया। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर जाएगी, तो ये जो हीट करंट होगा इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस आपको लिखना है इंटू के ए डेल्टा टी। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, हमारी लेंथ ऑफ द रॉड। अगर यहाँ लेंथ एल है तो इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बेसिक सा हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। एक रॉड के अंदर ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है, जैसे हमारा करंट एक वायर के अंदर कांस्टेंट रहता है, ये भी हमारे लिए कांस्टेंट रहेगी। अब हम ओम्स लॉ लिखना सिखा देते हैं आपको इस थर्मल हीट ट्रांसफर के अंदर। कैसे लिखना है, V इक्वल टू आई आर तुम लिखते हो, तो अभी अभी तुमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, माइनस के ए टी लोअर माइनस टी हाइयर अपॉन में लेंथ ऑफ द रॉड, दैट इज द थर्मल हीट करंट। यही तुमने लिखा है ना। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा के ए अपॉन में एल टी हाइयर माइनस टी लोअर अपॉन में द लेंथ इटसेल्फ। ठीक है, द लेंथ इटसेल्फ। तो आपने ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपके पास आ रहा है बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, हाइयर माइनस लोअर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने वोल्टेज डिफाइन कर दी, हाइयर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमारे पास क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी आ गया। और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल अपॉन में ए।
रो एल अपॉन में ए। अब रो था हमारे पास रेजिस्टिविटी, यहाँ पर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है, बेसिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है किसी बॉडी के द्वारा या किसी कंडक्टर के द्वारा, तो वो कितनी आसानी से उसे कंडक्ट कर देता है, जाने देता है कि हाँ यार मेरे अंदर से तू आसानी से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उसे ज्यादा रोकथाम नहीं करता। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी, है ना, टू कंडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है कि थर्मल एनर्जी कंडक्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये जो के आप देख पा रहे हो ये एरिया के साथ नीचे आ रहा है। तो हमने जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रो एल अपॉन में ए। यहाँ पर उसका एनालॉगस फॉर्मूला है एल अपॉन में के, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा एल अपॉन में के, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। तो अब तुम इसे V इक्वल टू आई आर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो तुमने ये जो लिखा है, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये करंट हो गया, ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस R हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या हो गई, तुम्हारी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। अच्छा, एक एक्स्ट्रा L मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हटा देना यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए ना, क्योंकि हम V इक्वल टू आई आर लिखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है V अपॉन में R का फॉर्मूला। तो ये हमें यूज करना है डिफरेंट सर्किट्स के अंदर, जो मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें बताने वाला हूँ। फिर एक हमारे पास आ जाता है कि जंक्शन टेम्परेचर निकालो। जंक्शन टेम्परेचर, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे कह लो ये 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा होकर हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा। इतना ईजी क्वेश्चन कभी कभार नहीं आता, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है। हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर रॉड ले रखी है, आप एक रॉड देख पा रहे हैं जो दो रॉड से मिलकर बनी है। पहले वाली रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K1 लेंथ L1 है, दूसरे वाली की K2 लेंथ L2 है। अब ये जंक्शन पर यहाँ चिपके हुए हैं, हमसे पूछा गया इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। पहली बात ये है, हमें ये ध्यान में रखना है, जितना हीट करंट इसके अंदर है उतना ही हीट करंट हमारा इसके अंदर भी है। दोनों के अंदर जो हीट करंट है वो हमारे सेम रहने वाले हैं। तो हम लिखेंगे I1 इक्वल टू I2। फिर हीट करंट का फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर डिफाइन करा है, के ए अपॉन में एल, टी हाइयर माइनस टी लोअर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, देखो दोनों का एरिया तो सेम है, तो यहाँ पर जो एरिया वाली टर्म है वो एरिया वाली टर्म एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, उसे भूल जाओ। अब अगर मैं पहले वाले I1 को लिख रहा हूं तो यहाँ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास निकल कर आ जाएगा वो क्या होगा, हाइयर माइनस लोअर। हाइयर टेम्परेचर कौन सा होगा, ये वाला हाइयर, जहां से हीट बढ़ रही है, और कहां पर जा रही है, लोअर टेम्परेचर जो कि जंक्शन टेम्परेचर है। तो हाइयर माइनस जंक्शन टेम्परेचर, है ना, हाइयर माइनस लोअर, मल्टीप्लाइड बाय K1 अपॉन में इसकी लेंथ L1। दूसरे के लिए हम क्या लिखेंगे, दूसरे के लिए भी यही सेम चीज हमें लिखनी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक का होगा, ये देखिए हीट यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रही है, तो ये हाइयर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर। तो मैं लिखूंगा हाइयर माइनस लोअर, है ना, मल्टीप्लाई बाय K2 अपॉन में L2। क्लियर। तो यहां पर से आपको ये मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेटा आपके पास गिवन होगा, इन सबकी वैल्यूज आपके पास यहाँ पर गिवन होगी, बस जंक्शन की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं होगी। सो दैट यू हैव टू कैलकुलेट। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, मान लो K1 की वैल्यू 1 दे दी, L1 की वैल्यू 1 दे दी, K2 की वैल्यू 2 दे दी, L2 की वैल्यू 4 दे दी, हाइयर टेम्परेचर 100 डिग्री दे दिया, लोअर टेम्परेचर आपको 0 डिग्री दे दिया। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। भाई हाइयर टेम्परेचर मेरे पास 100 है, लोअर टेम्परेचर मेरे पास 0 है, K2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, L2 की वैल्यू मेरे पास 4 है, K1 की वैल्यू 1 है, L1 की वैल्यू 1 है। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या करनी पड़ेंगी सर, यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, जिससे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, प्लेस एंड गेट द आंसर। यहाँ पर से हमारे पास सवाल आता है, इसे ध्यान से देख लेना। KCL लगाना मैं सिखा देता हूँ इसी के अंदर। ये पूछेगा जंक्शन टेम्परेचर निकालो, यहाँ पर कितना होगा। सवाल तो कैसा भी आ सकता है, कितने भी टाइप के मैं सर्किट यहाँ पर बना सकता हूँ। तो एक टाइप का सर्किट मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, इस पे से सर्वाधिकली मॉक टेस्ट के अंदर हमारे पास सवाल आ जाता है। तो ये कह रहे हैं जंक्शन पर आप बताइए सर कितना टेम्परेचर होगा। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, इस जंक्शन से मान लो मैं 3 करंट निकाल रहा हूँ, उन तीनों करंट का नाम है I1, I2, I3, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इन तीनों का सम अक्रॉस दिस जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ। अब करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस R। वोल्टेज क्या थी, हाइयर माइनस लोअर टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय के ए अपॉन में एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इटसेल्फ। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द रॉड अपॉन में, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय के ऑफ द रॉड, ए ऑफ द रॉड अपॉन में लेंथ ऑफ द रॉड। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा। जैसे मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम
जीरो के बराबर है ना, अक्रॉस दिस पर्टिकुलर जंक्शन। ये तीनों आप निकल रहे हैं, ध्यान रखना मैंने इन तीनों को निकाला है ना, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होकर निकल रहे हैं, तभी इनका सम अक्रॉस दिस जंक्शन कितना आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। अगर कभी भी हमें ऐसा देखने को मिल जाए, मान लो कोई डायग्राम आपके पास ऐसा आ जाता है, जैसे इसका करंट I1 बाहर जा रहा है, इसका करंट I2 अंदर आ रहा है और इसका करंट भी I3 अंदर की तरफ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो बाहर जाने वाला करंट है उसे पॉजिटिव लिख देना है, जो अंदर आने वाले करंट है उसे नेगेटिव लिख देना है, एंड देन टोटल आंसर को किसके बराबर कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए ये किसी और दिन किसी और डिटेल में हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए तो हमने आपको केसीएल लिखना सिखा दिया। अब रिस्पेक्टिवली I1 I2 I3 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं तीनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पर एरिया की टर्म कहीं पर भी नहीं आने वाली। फिर से तुम वही करोगे, जैसे हमारे पास ये पहली रॉड है, अब ये जंक्शन टेम्परेचर है और ये T1 टेम्परेचर है, हमारे पास हीट जंक्शन से T1 तक जा रही है। हमें नहीं पता कि भाई जंक्शन का टेम्परेचर हाइयर हो सकता है या लोअर हो सकता है, लेट अस से कि वो होगा हाइयर ही होगा क्योंकि हीट यहाँ से यहाँ जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जंक्शन माइनस T1 टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय द के ऑफ दिस रॉड अपॉन में लेंथ ऑफ दिस रॉड। ठीक है, ऐसी I2 के लिए आप बताइए कितना होगा, खुद सोचिए थोड़ा सा, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन में इस रॉड का के और इसी रॉड का लेंथ L। ठीक है, ये हमें चूज करते हुए चलना है। थर्ड वाले के लिए भी हमें यही चूज करते हुए चलना है, भैया हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये टर्म आ गई है ना, मल्टीप्लाइड बाय के ऑफ दिस रॉड एंड अपॉन में L ऑफ दिस रॉड। क्या ये बात क्लियर है? फिर आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास ना एक काजू कतली जैसा ऐसा दिखने वाला एक डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक काजू कतली जैसा ये डायग्राम होगा, इसमें आपको एक रॉड मिल रही होगी, मैं इस रॉड को नाम दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे ACD, तो हमारे पास यहाँ पर A से लेकर C तक एक रॉड है, C से लेकर B तक एक रॉड है, B से लेकर D तक एक रॉड है और D से लेकर A तक एक रॉड है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, इन सब रॉड का रेजिस्टेंस लिख देना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैं पहले से ही जानता हूँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, L अपॉन में K। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा था, थर्मल रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला है ना, L अपॉन में K। तो मुझे R1 का फॉर्मूला लिखना है, दैट विल बी इक्वल टू L1 अपॉन में K1 A1। इन सबके रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लेना है मैनुअली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर मेरे पास ये चीज ट्रू हो जाती है कि मैं अगर R1 को R3 से डायगनली अपोजिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, देखो R1 को R3 से मल्टीप्लाई करूं और R4 को R2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बैठ जाता है तो हम बीच वाले रेजिस्टेंस को उड़ा देते हैं। आप एक चीज जरा ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर व्हीट स्टोन अरेंजमेंट दिखती कैसी है, ये जो दो एलिमेंट मैंने A और B लगा रखे हैं, इसके अक्रॉस हाइयर और लोअर टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसकी अपोजिट डायगोनल पर हमारा R5 एग्जिस्ट करेगा। अगर तुमने ये देखा कि अरेंजमेंट ऐसा है कि ये A और B है और R5 यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, बीच में A से B को जोड़ते हुए एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो व्हीट स्टोन नहीं होगी। व्हीट स्टोन के अंदर स्ट्रिक्टली हमारे को ये बताया जाता है कि A और B पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, एक डायगोनल पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, जो उसकी अपोजिट डायगोनल है उसमें रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम बीच वाले रेजिस्टेंस को सर उड़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे ही वो रेजिस्टेंस हट जाएगा आपको कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, ऊपर R1 R2 आ जाएंगे और नीचे R3 R4 आ जाएंगे। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अब जो ऊपर आंसर आएगा, मान लो ये दोनों को हटाया तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस R5 आया और नीचे वाले को हटाया तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस R6 आ गया। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस निकल कर आएंगे ये आपस में पैरेलल में होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस निकल कर आ सकता है इस पूरे के पूरे सिस्टम का। ये बात क्लियर है? ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे, जो आंसर आएगा ऊपर और नीचे दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो नेट रेजिस्टेंस आ सकता है। हम अगेन V इक्वल टू IR लगाकर यहाँ पर थर्मल करंट निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी नहीं कि भैया एक ब्रांच के अंदर करंट निकालो, वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो जाती है। तुम्हारे पास सीधा सा आएगा कि जो नेट थर्मल रेजिस्टेंस है वो कितना निकल कर आ रहा है वो आप बता दीजिए, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉ पूरा सीखना पड़ेगा या फिर इसका पूरा लेक्चर मेरे से लेना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा लगाना आएगा। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ मोटा मोटा आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना आता है, उसके अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर ये चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। नहीं आता तो एक काम करो, अपना मॉड्यूल उठा लो, उसके अंदर ये टॉपिक दे रखे होंगे किसी भी मॉड्यूल में। जरूरत नहीं है कि भैया तुम एक पर्टिकुलर वहां पर पढ़ रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हो, सब इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, नाम नहीं लूंगा। तो हर मॉड्यूल के अंदर कहीं ना कहीं एक आध दो क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे ट्राई और सेल्फ में आ जाएंगे या फिर बिगिनर बॉक्स में आ जाएंगे।
ठीक है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब हमने ये कर लिया खत्म, हम नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन पर हम आ जाते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन हमसे ये बोला जाता है कि भाई एक रॉड है और रॉड के अंतर्गत हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर क्या है, हमारी हीट ट्रेवल आउट कर रही है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर आप ये बताइए कितना कितना टेम्परेचर होगा और उसका ग्राफ बनाइए। अभी अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मॉक टेस्ट के अंदर फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है और ये आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडरेटली हार्ड क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के लिए बनाना, नीट वाले बच्चों के लिए, जी वालों के लिए तो ईजी है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने करा कुछ नहीं, हमने बस फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला हमने क्या लिखा, हमने ये बोला कि मान लो कहीं x डिस्टेंस अवे, यहाँ पर मैं एक छोटा सा जंक्शन मान लेता हूँ, जैसे हमने पहले जंक्शन प्रॉब्लम करी थी। अब यहाँ पर इस जंक्शन पर हमारा टेम्परेचर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, Tx एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ इस जंक्शन पर। तो जितनी हीट यहाँ पर जा रही है इस पहले वाले हिस्से के अंदर, जितनी हीट इस पहले वाले हिस्से में जा रही है उतनी ही हीट हमारी इस वाले हिस्से में भी जाएगी। तो हम ये हीट क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो मैंने पहले वाले हिस्से को लिखा भाई, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन में द रेजिस्टेंस इटसेल्फ विच इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, कितनी है ये x, अपॉन में k ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कितनी है k, एंड एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज a। आइडेंटिकल है दोनों, एक ही रॉड के हिस्से हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो T1 माइनस Tx, हाइयर माइनस लोअर, अपॉन में x अपॉन में k इंटू ए, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। मैं ये मानकर चल रहा हूँ यहाँ पर k कांस्टेंट है, ठीक है, ये नहीं मानकर चल रहा है कि k यहाँ पर भी वेरी कर रहा है, वरना तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे फंसने वाले हो। तो अभी के लिए हम उन हार्ड क्वेश्चनों को नहीं ले रहे हैं जो कि जेई में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ नीट तक यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यही तुम्हारे को आएगा। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर से हमने करंट निकाल लिया और वो करंट की वैल्यू क्या आई, हाइयर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन में द थर्मल रेजिस्टेंस विच इज एल अपॉन में के ए फॉर दिस रॉड। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी लिख कर देख लिया कितना आ जाएगा मेरे पास। अब ये लेंथ मेरे पास कितनी बच रही है, एल माइनस एक्स की ये लेंथ बच रही है। अगर टोटल लेंथ मेरे पास एल दे रखी है तो मैंने यहाँ पर भी लिखा भाई ये मेरे पास हाइयर टेम्परेचर है, ये मेरे पास लोअर टेम्परेचर है। कर सकता हूँ नहीं कर सकता, या और भी आसान सुन लो, तुम यहां से लेकर के डायरेक्टली यहां तक का लिख दो। तुम अगर ये नहीं लिखना चाह रहे कि भाई मैं इसका और इसका सेम कर दूं, तो तुम यहां से लेकर के यहां तक का लिख लो। पता है क्यों, इसका फायदा हमें क्या होने वाला है, इसका फायदा हमें ये हो जाएगा कि यार यहां से लेकर के यहां तक की सारी चीजें हमारे को नोन है, मुझे ये एल माइनस एक्स को बार बार इवेल्युएट नहीं करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, जंक्शन टेम्परेचर निकालना नहीं पड़ेगा। तो 1 से लेकर 2 तक का ही तुम डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि ये एक ही रॉड है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन में लेंथ ऑफ द रॉड अपॉन में के इंटू ए। अब इसमें से के ए कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, तुम्हें सिर्फ टी एक्स के लिए सॉल्व कर लेना है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो जो हमारे पास स्लोप निकल कर आ रहा है वो नेगेटिव निकल कर आ रहा है। दैट इज अगर तुम y और x का कर्व बनाओगे जिसमें y पर तुम टेम्परेचर को रखोगे और x में तुम लेंथ ऑफ द रॉड को रखोगे, तो तुम्हें एक ऑब्ट्यूज एंगल का कर्व देखने को मिलेगा। कैसा, ऑब्ट्यूज एंगल का। तो उसको देखते हुए मेरे पास कुछ ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, अगर मुझे कर्व मान लो नहीं आता लगाना तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। 9th क्लास में हमने कर्व बनाना सीखा था। मैंने y एक्सिस पर टेम्परेचर ले रखा है और x एक्सिस पर मैंने लेंथ ले रखी है। तो मैंने बस इतना बोला कि भाई मान लो मेरे x की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर की वैल्यू T1 है। देख लो खुद, जब x की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर T1 मुझे गिवन है, और जब मेरे पास x की वैल्यू लेंथ L के बराबर है तो मेरे पास टेम्परेचर कितना है, T2 के बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मैं लगा दूंगा। भाई यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर ये है x इक्वल टू 0 की लाइन है ना। तो देखो मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये x इक्वल टू 0 की लाइन है। तो x इक्वल टू 0 की लाइन पे हमारा टेम्परेचर कितना है, T1। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, T1। फिर मैं यहाँ पर आ गया, x इक्वल टू L, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कितना है, T2। तो मैंने T2 को दिखा दिया और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ दिया क्योंकि ये कर्व ही एक सीधी लाइन का कर्व है ना। अपने आप देखो ऑब्ट्यूज एंगल निकल कर आ गया, मुझे तो ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि ऑब्ट्यूज एंगल आएगा यहाँ पर। अब जब मैंने इतना आंसर निकाल दिया फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, जब मैंने इतना आंसर निकाल दिया बस यहाँ डॉटेड लाइन से मुझे रिप्रेजेंट कर देना है कि भाई ये वाला पॉइंट T2 और L को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हमारे पास एक चीज खत्म हो गई। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगर मान लो कभी तुमसे के इक्विवेलेंट पूछा जाए, मतलब रॉडो को ऐसे लगा दिया जाए और तुम थर्मल
वो नहीं निकालना चाह रहे। क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है कि भाई देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दे रहा हूँ, मगर मुझे थर्मल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे के चाहिए। वैसे तो तुम थर्मल रेजिस्टेंस को जैसे रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता था वैसे निकाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला कि भैया सीरीज में R1 + R2 होता है, पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 चलता है, ठीक है वो चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम के इक्विवेलेंट स्पेसिफिकली निकालने को बोला जाता है, तो उसके अंदर ये प्लीज याद रख लेना, प्लीज। मैं इस पे 100% श्योर कह सकता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं पढ़ाता था एक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसके जो AIATS होता था उसके अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आए थे, तो प्लीज याद कर लेना। वहां पर ये मत कहना मुझसे एग्जाम से बाहर निकल के सर मैं ये फॉर्मूला भूल गया था। मुझे बहुत मतलब देखो मुझे बहुत निराशा हुई थी उस टाइम। एक बच्चा आया बहुत ही प्रभावी बच्चा था, और वो बाहर निकला और कह रहा सर मैं यार ये वाला फॉर्मूला भूल गया, सर मैं ये बताना भूल गया कि सिग्मा कहाँ पर आना था। तो प्लीज फॉर्मूला आप रट लीजिए, क्वेश्चन इस पर कर लीजिए, ठीक है। देखो क्या था, यहाँ पर हमारे पास एक रेड रॉड है, यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन रॉड है, उन दोनों को हमने जोड़ रखा है। रेड वाली रॉड का L और K दे रखा है, ग्रीन वाली रॉड का L और K दे रखा है। के इक्विवेलेंट कितना हो जाता है हमारे पास, के इक्विवेलेंट हो जाता है यहाँ पर देखो सिग्मा ऑफ L। अब उस बच्चे ने गलती यहीं पर करी थी, उसने यहाँ पर सिग्मा ऑफ L लेना था विच इज L1 + L2। वो ये भूल गया कि यहाँ पर भी हमें सम करना है, और उसके पास कई सारी रॉडें थी, कई सारी रॉडें थी, मतलब वो मल्टी रॉड सिस्टम था जिसमें 2 सीरीज में थी, एक पैरेलल में थी, ऐसे करके। तो वो चीज लेना ही भूल गया, वो पता नहीं कौन सी लेंथ उसने यहाँ पर ले ली, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो आपको ध्यान रखना है ऊपर भी सम आएगा नीचे भी सम आएगा, दोनों ही फॉर्मुलों के अंदर, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का हो। तो ऊपर हमने क्या लिखा, सम ऑफ द लेंथ अपॉन में, नीचे क्या लिखा, सम ऑफ L अपॉन में के। यहाँ L अपॉन में के है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो इसका के बराबर है और इसका के 2K के बराबर है, इसकी लेंथ L के बराबर है और इसकी लेंथ 2L के बराबर है, ये सिंपल सा मान लो हमारे को दे रखा है। तो आपको के इक्विवेलेंट लिखना है द नेट लेंथ, दोनों की लेंथों को ऐड करो, L + 2L लिखे, अपॉन में L अपॉन में के, इसका L इसका के, तो L अपॉन में के, फिर इसका L और इसका के, तो 2L अपॉन में 2K। प्लीज ये याद रख लेना, फिर मत कहना कि सिली मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है, ये मत कहना वहां पर जाकर। अब आ जाओ पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज के अंदर क्या आता है, एक ही हीट करंट जाएगा, यहाँ से हीट करंट I बह रहा है, एक ही हीट करंट दोनों में से जाएगा। लेकिन पैरेलल के अंदर ऊपर I1 जा रहा होता है और नीचे हमारे पास क्या होता है, I2 आ रहा होता है। ये दोनों एक ही थर्मल वोल्टेज डिफरेंस के बीच में लगे होते हैं। जैसे मान लो ये हाइयर है और ये लोअर, इनके लिए वोल्टेज सेम रहती है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन रॉड सिस्टम के लिए वो सेम रहता है, और इस रॉड के लिए हीट सेम रहती है, सेम हीट दोनों रॉड में से निकलती है, ठीक है। जैसे हमारा 10th क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा था, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ के इंटू ए। जैसे मान लो ये के और ए दे रखा है हमारे को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, K1 A1 + K2 A2 अपॉन में A1 + A2, ठीक है। ये फॉर्मूला प्लीज आप लोग ध्यान रख लेना, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ फिर से। जैसे इसका के और ए हमारे को दे रखा है पहली वाली रॉड का, तो K1 A1 + K2 A2 अपॉन में A1 + A2, क्लियर। अब कंडक्शन ड्यू टू स्पेयर एंड सिलेंडर, ये समझ लो तब आएगा जब बिल्कुल हार्ड मॉक टेस्ट होगा, हार्ड मॉक टेस्ट आएगा जरूर हार्ड वाले केस में, ठीक है। अगर तुम एक बहुत अच्छे बैच के स्टूडेंट हो तो मुझे पता है, पक्की बात है, तुमने इसे रट रखा होगा। नहीं हो, ठीक है, मतलब हल्के पेपर दे रहे हो तो अभी रट लो, क्योंकि तुम्हारे को लेवल अप करना है, तुम्हें उनसे टॉपरों से यहाँ पर क्या है इस वक्त लड़ाई करनी है। तो हमारे पास यहाँ का थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ जाता है स्पेयर में, देखो तुमने याद करो कैपेसिटर भी पढ़ा था, तो वहां पर भी तुमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसा मत समझो कि तुम कुछ नया पढ़ रहे हो, फॉर्मूले से रिलेट करने की कोशिश करो। तो थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, R2 - R1 अपॉन में 4πR1R2, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये देखो R2 - R1 अपॉन में 4πR1R2, वेयर यहाँ पर जो हमारे पास R है वो रेडियस दे रखी है, किसकी, छोटे वाले की और बड़े वाले की। तो मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, जैसे ये छोटे वाला है, लेटस से इसकी रेडियस R1 ले लेते हैं, और ये बड़े वाला है, इसकी रेडियस हम R2 ही ले लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक के और लगा दूँ, वो लिखना भूल गया मैं, इसे थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम कर देता हूँ, के और लगा देना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस, ये जो सिलेंड्रिकल मटेरियल है, वो सॉरी स्पेरिकल मटेरियल है, इसका के मैं यहाँ लिखना भूल गया, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा लिख लेना, ये के है ना, ये के, तुम्हारे में ये वेरी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है,
सेम है। तो क्या फॉर्मूला आएगा, R2 माइनस R1 अपॉन में 4 पाई R2 R1 मल्टीप्लाई के। देखना ये कैपेसिटर से कितना मिलता जुलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट है वही है, मैं वो तो कह ही नहीं रहा, लेकिन मिलता जुलता है तो याद रखा जा सकता है। इसे हम बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं सर, ये लो सर, ठीक है। अब आ जाओ सिलेंडर पर, है ना। तो यहाँ पर ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर में क्या था, यहाँ पर मान लो हीटिंग एलिमेंट था, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बाहर टेम्परेचर बहुत कम था, तो हमारी हीट अंदर से बाहर जा रही थी, स्फीयर के अंदर, खाली बॉल के अंदर अंदर से बाहर हीट जा रही है थ्रू द बॉल्स इटसेल्फ। ये सिलेंडर है, अगेन यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट रखा हुआ है और हीट बाहर की तरफ जा रही है। के हमारे को यहाँ पर क्या है प्रेजेंटेड है कि भैया इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के बराबर है। बताओ, तो यहाँ पर अगर थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ R2/R1। R2 क्या होगा, जो बड़े वाली रेडियस होगी, ये देखो यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक की रेडियस हो गई हमारे पास R2 बड़ी वाली रेडियस, और R1 हो जाएगी ये छोटे वाली रेडियस, दिस विल बी R1। तो कितनी हो जाएगी, लॉग ऑफ R2/R1 अपॉन में 2 पाई इंटू के इंटू लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम इटसेल्फ विच इज लेंथ L। तो यहां से तुम थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। बाकी अगर तुम देखोगे बेसिकली हमारे पास जो करंट है वो तो वैसे ही निकल कर आ जाएगा। अगर मान लो कभी करंट पूछ रहा है V=IR से, वोल्टेज हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस तुम यहाँ पर से इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, करंट आ जाएगा कि भाई कितना करंट, हीट करंट बाहर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी V=IR लगाना, हाइयर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन में द थर्मल रेजिस्टेंस R फॉर द केस ऑफ द स्फीयर इटसेल्फ इक्वल टू द करंट। तो अब यहाँ पर बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर दो, फार्मूला लिखने की कोशिश करो कि हाँ स्पेयर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिलेंडर का जो फॉर्मूला आ रहा है कितना आ रहा है। तो स्पेयर का फॉर्मूला R2 माइनस R1 अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई के R2 R1, ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। यहीं पर से अगर सिलेंडर का लिखोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, लॉग ऑफ R2/R1, बड़ा वाला रेडियस अपॉन में छोटा वाला रेडियस, यहाँ पर भी बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटे वाला रेडियस, ये बात क्लियर रखना क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, अपॉन में 2 पाई के मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द टोटल कंडक्टर इटसेल्फ। ये हमारे को यहाँ पर क्या है लेते हुए चलना है, ठीक है। तो बाकी रॉड रूड का केस तो कर चुके हैं कि भाई अगर मान लो यहाँ लोअर रेजिस्टेंस है वहाँ हाइयर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जाएगा तो सिंपल सा केस है, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। ओके इतना करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रीजिंग ऑफ द लेक, और फ्रीजिंग ऑफ द लेक में मैं सिंपल सी बात है यहाँ पर ये डेरिवेशन तो नहीं करवाने वाला है ना, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन बता देता हूँ। ये 2 एक्सप्रेशन प्लीज आप याद रखिएगा, ये टाइम है टू फ्रीज द लेक। तो टाइम का फॉर्मूला कितना आ रहा है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर इंटू Y²। अब तुम कहोगे ये टेम्परेचर कौन सा है, तो देखो सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग हमारा माइनस मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। तो ये वो वाला टेम्परेचर आपको लेना है, लेकिन पॉजिटिव में लेना है और केल्विन में लेना है। और ये Y², वाई क्या है हमारे पास कि कितनी हद तक ये बर्फ जम चुकी है। तो सतह से देखो ऊपर से बर्फ जमना स्टार्ट होगी और नीचे तक जाएगी, तो कितनी बर्फ की स्लैब जम चुकी है उस लेंथ को मैंने यहाँ पर वाई लिख रखा है, उस लेंथ को मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर रखा है, वाई मेंशन कर रखा है। तो ये इंस्टेंटेनियस लेंथ है कि भैया ठीक है इतने समय बाद 1 मीटर लेंथ जम जाएगी, इतने समय बाद 2 मीटर लेंथ जम जाएगी, इतने समय बाद 3 मीटर लेंथ जम जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, टाइम इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई L अपॉन में 2K इंटू टेम्परेचर T/² इसको रटो, बैठ के लिखो, प्लीज पॉज करो और 10 बार लिखो। अब इसके अंदर मैं एक चीज बता देता हूं, एक तो होता है टाइम और एक होता है टाइम डिफरेंस। तो यहां पर हमारे पास थिकनेस जो बढ़ रही है Y1 से Y2, तो उसका टाइम हमारे को दे रखा है, सेम फॉर्मूला आएगा। ये टाइम डिफरेंस है कि भाई एक पर्टिकुलर Y पर आप पहुंच गए, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पर आप हो, मान लो Y1 तक आपने जमने का जो टाइम लिया वो टाइम कुछ इतना आया, ठीक है। फिर आप और आपने जमने दिया तो टाइम T2 निकाल लिया कि इस हाइट तक जमने का टाइम, Y2 हाइट तक जमने का टाइम आपके पास इतना आ गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों को माइनस कर दिया ताकि आप ये निकाल पाए कि आप कितने टाइम डिफरेंस के अंदर आपने ये एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा हाइट अचीव करी, एक्स्ट्रा जमने वाली हाइट अचीव करी। मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, शायद मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा, देखिए सर ये आपके पास लेक है जिसकी डेप्थ कैपिटल H है ना। आपने 10 मीटर
जमाने के लिए कितना समय निकाला, आप वो बताइए, है ना। तो हमने 10 मीटर को ले लिया y1, तो इसी फार्मूले के अंदर y की जगह y1 लगा देना, आपको ये पता चल जाएगा 10 मीटर तक की हाइट को जमाने के लिए मुझे कितना समय चाहिए, या 10 मीटर की हाइट तक जमने के लिए कितना समय चाहिए। फिर वो कहेगा देखिए सर, अब मान लो आप ले लो 20 मीटर की हाइट को, आप चूज करो 20 मीटर की हाइट, बताओ कितना समय लगेगा इस हाइट को जमने के लिए। तो वो यहाँ पर आप क्या ले लेना, T2 ले लेना, और यहाँ पर जो y लिख रखा है उसकी जगह y2 डाल देना। तो आपको पता चल जाएगा 0 से लेकर 20 मीटर तक जमने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपने इन दोनों को माइनस कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक जमने में कितना टाइम लगा। जैसे मान लो 10 मीटर तक जमने में लगा 10 मिनट, है ना, 20 मीटर तक जमने में लगा 30 मिनट, तो यहाँ पर 10 से 30 जमने में हमारे को टाइम लग रहा है कितना, 20 मिनट का। ये उस टाइम इंटरवल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। ये स्क्वायर में यहाँ लगाना भूल गया, तो उस स्क्वायर को लगाना यहाँ पर मत भूलना। अब क्वेश्चन ये दे रखे हैं मैंने, तुम्हारे को डायरेक्ट रिजल्ट दे रखे हैं, कुछ भी हो जाए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और मैं देखो रिपीट नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी लाइन बाय लाइन मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये 2 क्वेश्चन कैसे एग्जाम के अंदर आएंगे, ये हार्ड एग्जाम के अंदर आएंगे, हार्ड एग्जाम टॉपरों के लिए है। ये क्या दे रखा है, अब इस इक्वेशन से हमें, इस पहली इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि अगर समय लेगी हमारी लेक जमने में, तो टाइम टेकन टू डबल एंड ट्रिपल द थिकनेस विल बी इन द रेशो ऑफ वाई स्क्वायर। कि भाई मान लो आपने कहा कि मेरी जो थिकनेस है वो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास समय की रेशो निकल कर आएगी T1/T2/T3 विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तुम्हें याद होगा ऐसा ही हमने कहीं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर में भी करा था, कुछ ऐसा करा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक लेक है आपके पास, है ना, अब सॉरी, एक लेक है आपके पास, y1 लेंथ तक जमने का टाइम T1 है, 2 टाइम्स ऑफ y1 लेंथ तक जमने का टाइम जो T2 होगा वो बताओ। तो तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है T1 रेशो T2 विल बी इक्वल टू y1 का स्क्वायर रेशो y2 का स्क्वायर, दैट विल बी 1/4। बात आप समझे, बस यही हमारे को यहाँ पर करना है, यही तो इसने लिखा है, यही तो ये पूरी की पूरी चीज बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे T1/T2 इज 1/4, तो T2 की वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स ऑफ T1। अगर T1 10 मिनट दे रखा है तो 40 मिनट बाद आप इस हाइट तक पहुंच पाएंगे। फिर डिफरेंस के बारे में, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम डिफरेंस लगा, तो वो इसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, इस वाले एक्सप्रेशन के ऊपर, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, मैंने ये एक्सप्रेशन भी यहाँ मेंशन कर रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट विल बी इन द रेशो ऑफ द ऑड नंबर। तुम बस ये ध्यान में रखना। तो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि तुम और अच्छे से समझ पाओ। तो हम ना ये ऐसे ले लेते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास एक लेक, ये शुरुआती है, यहाँ से हमारा जमना स्टार्ट होगा। तो वो कहेगा 0 से यहाँ तक, 0 से पहले 10 मीटर तक जमने में जो टाइम डिफरेंस आपने लिया ए से बी, ये जो टाइम डिफरेंस आपने लिया ये आपके पास निकल कर आया 10 मीटर का, ठीक है। फिर ये देखो, ये आपको बताना है कि भाई जो 20 मीटर है, तो हम अगर बी से सी तक आएंगे तो ये जो टाइम डिफरेंस है ये कितना होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने करा है, उसी पर हम लगा देंगे। हमारे पास डेल्टा T1 रेशो डेल्टा T2 कितना है, 1/3, यही तो है ऑड नंबर की रेशो। तो उसने डेल्टा T1 दे रखा है कि भाई 0 से लेकर यहाँ तक जमने का टाइम हमारे पास 10 मिनट का है, कितने का है, 10 मिनट का, तो हमने यहाँ 10 लगा दिए। फिर उसने ये बोला ये बताओ 10 से लेकर 20 मीटर तक जमने का जो ये टाइम डिफरेंस आएगा ये कितना होगा, लेट इट बी x एंड इट विल बी द रेशो ऑफ 1/3। तो यहाँ पर 10 अपॉन में x विल बी 1/3, तो x का मतलब कितना आ जाएगा 30 मिनट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 30 मिनट का डिफरेंस है। तो टोटल अगर तुम टाइम देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 मिनट यहाँ का, 30 मिनट यहाँ का, 40 मिनट बाद फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस बर्फ जमना हमारे पास बर्फ जमकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और अगर सिर्फ टाइम डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो उसमें हमें लगेंगे कितने, 30 मिनट। तो ये फार्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि जो टाइम इंटरवल होगा इन ऑर्डर टू चेंज द थिकनेस फ्रॉम 0 to y एंड फ्रॉम y to 2y एंड सो ऑन, दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर रेशो।
कितनी होगी 1:3:5, ठीक है। तो 0 से 10 मीटर, देन 0 से 20 मीटर, ये सब हमने यहाँ पर निकाल लिया कि ये रेशो कितनी निकल कर आएगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो ये भी खत्म हो गया हमारे पास। रट लेना, रेशो ही पूछा जाएगा, इतना लंबा चौड़ा खैर कोई पूछने वाला नहीं है, तो तुम्हें अगर रेशो आती है यू विल बी डन फॉर, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब थर्मल रेडिएशन की थ्योरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो आ गई हमारे पास, क्या है? प्रिवोस्ट थ्योरी। प्रिवोस्ट थ्योरी हमारे पास ये कहती है कि भाई मान लो तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो रेडिएट ज़्यादा कर रही है और एब्जॉर्ब कम कर रही है। और अगर इसका बिल्कुल उल्टा है कि उसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से कम है, तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और रेडिएट कम करेगी। अब जैसे गर्मियों के मौसम में, वो सॉरी सर्दियों के मौसम में हम क्या होते हैं, सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर पर होते हैं, तो हम अपनी हीट क्या कर रहे होते हैं, लूज कर रहे होते हैं सराउंडिंग पर, है ना। यही वाली बात हो जाती है। और गर्मियों के अंदर हमें गर्मी क्यों लगती है? ऑब्वियसली बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है, हम कम टेम्परेचर पर है, तो बाहर की गर्मी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर होगा तो जितनी हीट तुम रेडिएट कर रहे हो उतनी हीट तुम एब्जॉर्ब भी कर रहे होंगे। प्रिवोस्ट ने बस इतना बोला था। फिर आ जाते हैं किरचॉफ लॉ के ऊपर। उसने ये बोला, देखो एक अच्छा रेडिएटर, मतलब देखो एक, अगर सिंपल सी बात बोले, ये कहावत नहीं होती कि पुलिस को पता होता है कि चोर चोरी कैसे करता है ना। चोर को पता होता है कि पुलिस कैसे काम करती है, दोनों को एक दूसरे का पता है कि वो दोनों एक ही सिस्टम के एक अभिन्न अंग है। अगर मान लो किसी चोर को हमने रख लिया कि भैया हम तुम्हें पुलिस बना रहे हैं, वैसे मैं एक कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी मैं एक हाइपोथेटिकल केस दे रहा हूँ, ठीक है। उस चोर का हार्ट चेंज हुआ, उसने कहा कि यार मैं चोरी नहीं करूंगा, है ना, और उसे पुलिस बना दिया, तो उसे पता होगा दूसरे वाला चोर चोरी कैसे करने वाला है। बात आप समझ रहे हो ना? एक अच्छा एमिटर एक अच्छा एब्जॉर्बर है, एक अच्छा एब्जॉर्बर एक अच्छा एमिटर है, सिंपल एज दैट। यही बात इसने बोली। ब्लैक बॉडी के लिए जो हमारी एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी आती है वो दोनों 1 के बराबर होती है ना। बाकी बॉडी के लिए कम हो सकती है। तो ये इसने बोला, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब स्टीफन लॉ, तो स्टीफन था, उसने देखा यार कोई बॉडी है गर्म है ना, तो वो अपने अंदर से पावर रेडिएट कर रही है। उसका फॉर्मूला उसने दिया सिग्मा ए टी की पावर 4। लेकिन यहाँ पर उसने वो बॉडी कौन सी ली? ब्लैक बॉडी ली। तो स्टीफन का लॉ ब्लैक बॉडी पर था कि पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम विच द बॉडी इज रेडिएटिंग, इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ये सिग्मा क्या होता है? स्टीफन कांस्टेंट होता है। तुम लोग का होमवर्क इतना ही है कि कमेंट सेक्शन में स्टीफन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू लिखकर बताओ, ठीक है। मैंने नहीं लिख रखी। और साथ ही साथ उसकी जो यूनिट है और जो डायमेंशन है वो भी लिख कर बताओ तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। ये लेकिन इसने बताया किसके लिए? सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए। तो बोल्टमैन आया, उसने कहा कि यार तुझे ब्लैक बॉडी यहाँ वहाँ ऐसे पड़ी हुई मिल जाती है क्या? जिंदगी में देखेंगे तो ब्लैक बॉडी तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है ना, नॉर्मल बॉडीज है। तो नॉर्मल बॉडी के लिए फॉर्मूला लिखना। तो यार वो परेशान हो गया, उसने कहा ठीक है मैं ई लगा दूंगा, है ना। ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, स्मॉल ई की वैल्यू, एमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है। दूसरी बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। तो उसने कहा पागल हो गया है क्या यार, एक नॉर्मल बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब भी कर रही है, रेडिएट भी कर रही है। वो उसके साथ बैठा, उसने कहा देख मैं तुझे बताता हूँ, मान ले ये बॉडी है जिसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है और सराउंडिंग टेम्परेचर से ये टेम्परेचर विभिन्न है, अलग है। तो ये कुछ हीट एब्जॉर्ब भी करेगी, कुछ हीट रेडिएट भी करेगी, है ना। अब यहाँ पर मेन बात यह है, अगर ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है, रेडिएट कम कर रही है, तो पावर को एब्जॉर्ब करेगी ओवरऑल। अगर ये रेडिएट ज्यादा कर रही है, एब्जॉर्ब कम कर रही है, तो पावर को रेडिएट करेगी, मतलब हाइयर टेम्परेचर पर है सराउंडिंग से। तो इसने ये बोला कि हम दोनों चीजों को यहाँ पर लेकर चलेंगे, कितनी पावर वो एब्जॉर्ब कर रही है और कितनी पावर वो रेडिएट कर रही है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे को नेट हीट रेडिएटेड या नेट हीट एब्जॉर्ब बताएगा। तो इसने फॉर्मूला निकाला सिग्मा ई ए टी ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। अब अगर ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ गया तो तुम्हें पता ही है कि बॉडी ठंडी है ना, वो बाहर से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। अगर पॉजिटिव आ गया तो बॉडी गर्म है, वो बाहर हीट निकालेगी। लेकिन यहाँ पर मेन बात थी इस ई का आ जाना। इस ई के आ जाने से क्या हो गया, हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारी जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, एक नॉर्मल बॉडी है। तो अगर तुम्हें हीट लॉस को देखना है तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा देना। इसके अंदर क्या होता है, आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है। और हीट गेन का फॉर्मूला लगाना है, मतलब रेट ऑफ कूलिंग का अगर तुम यहाँ पर फॉर्मूला लगाना चाहते हो, भाई इसके अंदर तो क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। हीट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर बॉडी अपनी हीट बाहर की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तभी ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी। अगर तुम ये जान लो कि हीट गेन कितनी कर रही है बॉडी, तो उसके अंदर ये ध्यान रखना ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस इज समथिंग लाइक दिस। अब एक दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है, रेट ऑफ कूलिंग। एक ये फॉर्मूला प्लीज याद रख लेना। इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही केस लिख रहा हूं यहाँ पर जिसमें बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा बड़ा है। अगर कम हो जाएगा तो फिर बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी।
रेट ऑफ कूलिंग का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ कूलिंग ही समझ लो तुम। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है टेम्परेचर का समय के साथ गिरना, और गिरता है तो नेगेटिव आ जाता है यहाँ पर। क्या ये बात क्लियर है? अब ये हमने निकाला यहीं से है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर Q को देखो तो Q को मैं ms डेल्टा टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर से मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीमॉडिफाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ms डेल्टा टी, लेकिन कूलिंग है तो माइनस dt बाई dt लिख दूंगा इसको। और ये जो ms मेरे पास निकल कर आ रहा है, मैं इसे यहाँ पर इसके अपॉन में भेज दूंगा। तो रेट ऑफ कूलिंग कितना निकल कर आ रहा है, माइनस dt बाई dt सिग्मा ई ए अपॉन में ms t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब यहाँ पर ये चीज समझ लो, ये ए का मतलब क्या होता है, शायद मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। स्पेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर है तो 2 पाई आर इंटू एच। तो ए का मतलब हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। अब जैसे मेरा हाथ है तो ये वाला सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है किस पे, इस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है। क्या ये बात क्लियर? अब रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर हमारे पास कंसेप्चुअल सवाल क्या आते हैं, ये प्लीज अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं इस स्टीफन लॉ के अंदर, वो ये रेट ऑफ कूलिंग है। और यहां पर से सवाल आपको देखने को मिलेगा, पक्का पक्का कंसेप्चुअल सवाल। कंसेप्चुअल, इसे रट लो, इसे लिख लो, इसके पॉइंट्स को लिख लो। ये तो एक तुम्हारे पास बेसिक न्यूमेरिकल हो गया। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अगर तुम्हारे पास दो बॉडीज हैं जो सेम मटेरियल की बनी है, ठीक है ना, अंडर आइडेंटिकल एनवायरमेंट्स वो पड़ी है, तो जो रेशो होता है देयर रेट ऑफ कूलिंग का, वो एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 मल्टीप्लाइड बाय V2 अपॉन में V1। मतलब यहां पर से जो हमने ये फॉर्मूला निकाला, इसमें ये मास देख रहे हो, इस मास को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम में। मैं यहीं से फॉर्मूला बता देता हूं तुम्हारे को। तो हमारे पास dt बाई dt की वैल्यू आ रही है माइनस सिग्मा ई सरफेस एरिया अपॉन में डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट। थोड़ा सा इसे नीचे करना पड़ेगा, शायद तुम्हें ना दिख रहा हो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर की पावर 4। टी नॉट हमारे पास सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब तुमने यहां पर क्या करा, ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला, मतलब रेट ऑफ कूलिंग एरिया अपॉन में वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल। तो यहां पर अगर हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है, हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल दे रखे हैं, वो सॉरी दो अलग अलग बॉडी दे रखी है, लेकिन उनका मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब है उनकी डेंसिटियां हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अंडर आइडेंटिकल एनवायरमेंट है, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का, मतलब टी नॉट दोनों के लिए सेम हो जाएगा, है ना। मतलब ये हम बोल सकते हैं क्योंकि वो आइडेंटिकल एनवायरमेंट में पड़ी है, तो हम ये भी मानकर चलेंगे जो उनका खुद का टेम्परेचर होगा वो भी सेम बराबर होगा, ठीक है। तो उनका टेम्परेचर ऑफ बॉडी 1 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी 2 होगा। तो कहने का मतलब है रेट ऑफ कूलिंग बस एरिया अपॉन में वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर तुम R1 बाय R2 लिखोगे तो ये हो जाएगा A1 बाय V1 मल्टीप्लाई, दूसरे के लिए वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी और एरिया हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया, और वॉल्यूम हमारे पास जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है बॉडी की। अब ये डिपेंड कर जाता है ये स्पेयर के लिए पूछा जा रहा है हम लोगों से या फिर सिलेंडर के लिए, तो उस हिसाब से आप एरिया और वॉल्यूम आप प्लीज अपना चूज करके यहाँ पर रख लेना। मैं रेट ऑफ कूलिंग के हर एक पॉइंट पर यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। देखो रेट ऑफ कूलिंग किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ कूलिंग का जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले को लिख देता हूँ, dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस रो, वो सॉरी रो लिख रहा हूँ, सिग्मा ई ए अपॉन में मास स्पेसिफिक हीट, ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, इनटू बॉडी का टेम्परेचर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 4। तो मुझे ये पता है ये एमिसिविटी पर डिपेंड कर रहा है, तो नेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस पे ये डिपेंड कर जाता है। जितनी ज़्यादा एमिसिविटी होगी उतना ही फास्टर कूलिंग का रेट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा एरिया पर डिपेंड कर जाता है, ये रहा फार्मूला एरिया का, ज़्यादा ग्रेटर एरिया होगा तो ज़्यादा जल्दी कूलिंग देखने को मिलेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द रेडिएंट बॉडी के, ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही हमारे को बॉडी स्लोअर कूल होती हुई दिखेगी। क्लियर, एक हॉलो बॉडी जल्दी कूल हो जाएगी अगर उसका मास कम है। वैसे ये भी नहीं कह सकते कि हम ये चीज हॉलो या सॉलिड पर डिपेंड कर रही है, ये चीज डायरेक्टली हमारा मास पर डिपेंड कर रही है ना। क्या पता एक हॉलो बॉडी का मास ज्यादा हो और एक सॉलिड बॉडी का मास कम हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर वॉल्यूम भी हमारे पास एक फैक्टर रहेगा, लेकिन अगर कंपीटिंग चीजें हमारे पास मास की है तो हमें मास को प्रायोरिटी देनी है कि भाई अगर मास किसी बॉडी का ज्यादा है तो वो हल्के हल्के धीरे धीरे स्लोली कूल होगी। तो मास पर ही स्टिक ऑन रहना कि मास अगर ज़्यादा है तो उसकी कूलिंग
धीरे होगी। फिर स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करता है और इरिवर्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करता है। फिर खुद बॉडी का खुद का टेम्परेचर क्या है या सराउंडिंग का खुद का टेम्परेचर क्या है, चीज रेट ऑफ कूलिंग उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने रेट ऑफ कूलिंग की बात कर ली। यहाँ से मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ मॉक टेस्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एनसीईआरटी में भी है और इसके सबसे ज्यादा हाई चांस रहते हैं पूछे जाने के, और इसमें भी एवरेज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा ये एक फार्मूला हो जाता है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दैट इज dt बाई dt, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t, और उसके आगे नेगेटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि रेट गिरने का रेट है, तो माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। ये यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब k का मतलब क्या है, k एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो हमसे कुछ ग्राफ पूछे जाते हैं और मैं 100% एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ, यही ग्राफ डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, बस टिक मारना है और आगे बढ़ना है। जैसे पहला ग्राफ हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, तो ये ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो इसे आप लिख सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग। इस नेगेटिव साइन को आप इसी के अंदर कंज्यूम करवा सकते हैं क्योंकि इसी का मतलब होता है हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग। फार्मूला क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, एंड मुझे पता है ये क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ का एंगल मेरा एक्यूट बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास स्लोप निकल कर आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ बनाने का तरीका बता दिया था, अब आप बना सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है, हम इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर द केस ऑफ द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मतलब लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट को यहाँ पर हम टाइम के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक तरीके से कर्व हो जाता है जिसे हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इस क्वांटिटी का ग्राफ टाइम के साथ बनाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल कर्व होगा, तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर टोटल टोटल फिर भी वो इंसिस्ट कर रहा है कि भैया टेम्परेचर का आंसर निकालो, तो वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व होगा। तो ये हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन का आंसर हो जाता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम के कर्व का। तो ये एक एक्सपोनेंशियली डिके कर्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक कप ऑफ चाय का तुम्हें बता देता हूँ, तुम बस इसको ऐसे रट लेना, कप ऑफ टी तुम लेकर आए, कप ऑफ टी तुमने यहाँ पर रख दिया है ना, गरम गरम चाय थी, तुमने पी नहीं, तुम बस देखे जा रहे हो उसको। ठीक है, क्या होगा, थोड़ी देर बाद चाय का वही टेम्परेचर हो जाएगा जो रूम का टेम्परेचर है, उससे नीचे नहीं गिर सकता चाय का टेम्परेचर, है ना। चाय अपनी सारी हीट रूम को रेडिएट कर देगी, फिर रूम के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम पैदा हो सके, जितना उसका टेम्परेचर उतना ही रूम का टेम्परेचर, ना हीट देनी ना हीट लेनी आइडियल कंडीशन में। तो आपका भी यहाँ पर टेम्परेचर गिरते 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 रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा चाय का टेम्परेचर, लेकिन गिरेगा तो एक्सपोनेंशियली गिरेगा। ये हमारे पास मेन चीज हो जाती है एवरेज फार्मूला, एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन फार्मूला। हमने क्या लिखा था, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट, है ना। आपको करना क्या है, जो डी टी लिखा है इसकी जगह लिख देना है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इसकी जगह क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और इस वाले टी की जगह लिखोगे फाइनल टेम्परेचर प्लस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द मीन टेम्परेचर। क्या लिखोगे, मीन टेम्परेचर। और जब ये सब कुछ तुम लगा दोगे तो तुम्हारे पास एक ऐसा फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा कि dt की जगह तुमने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन में टोटल टाइम टेकन, इस t की जगह तुमने लिखा फाइनल प्लस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन में 2, और ये हो गया हमारे पास सराउंडिंग टेम्परेचर। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे मैंने लिखा ही नहीं छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा आएगा, आप देख लीजिए, कहेगा एक चाय का प्याला है, ठीक है, मेरे को दिमाग में यही आ रहा है तो मैं यही वाला लेता हूँ। एक चाय का प्याला है, वो मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन गिरकर वो टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, उसने यहाँ पर समय लिया 10 मिनट का। तो 60 डिग्री सेल्सियस से अब उसे 20 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा। तो इसमें हमें यही फॉर्मूला लगाना है, फाइनल प्लस वो सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2 माइनस टी नॉट। यही फॉर्मूला लगाना है। अब मैं यहाँ पर से दो इक्वेशन बना सकता हूँ, ऊपर से एक इक्वेशन बनेगी और नीचे से एक इक्वेशन बनेगी। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं मान लो रिसिचुएट करने की कोशिश करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तो फाइनल टेम्परेचर 60 है और इनिशियल 70 है, तो 60 माइनस 70, समय कितना ले रहा हूँ 10 मिनट का, उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना अगर तुम्हारा मन करे तो। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैं रेशो निकाल कर आंसर निकाल दूंगा। तो के 60 प्लस 70 अपॉन में 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, लेटेस्ट से सराउंडिंग टेम्परेचर उसने 25 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू लगा देना। कभी कभार वो सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू आपको नहीं देने वाला, लेकिन अगर
यही बात हो जाएगी वो देना क्या चाहता है। जैसे मान लो वो टाइम निकलवाना चाहता है तो सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू नहीं देगा, अगर वो टाइम दे देगा तो सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू पूछेगा, तो वो निकाल लेना तुम लोग। निकालना इसी तरीके से है कि तुम्हें दो इक्वेशन बनानी है और देन रेशो ले लेना है। ये स्ट्रिक्ट तरीका है, प्लीज इसे ऐसे ही फॉलो करना है। अब फाइनल टेम्परेचर कितना है 20 और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 60, अपॉन में हमें टाइम निकालना है टी, माइनस के 60 प्लस 20 अपॉन में 2 माइनस 25। आप इन दो इक्वेशनों को डिवाइड कर देंगे, जैसे ही आप इन दो इक्वेशनों को डिवाइड कर देंगे आपके पास स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट, खत्म यहाँ पर। फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आ जाता है। इसमें सिर्फ तुम्हें एक ही चीज़ पढ़नी है कि भैया हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है टेम्परेचर और पोटेंशियल डिफरेंस का, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। टी लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितनी ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर पर बॉडी होगी उतना ही लोअर उसका वेवलेंथ होगा। कहने का मतलब है अगर तुम विबग्योर के हिसाब से देखो तो जो वायलेट बॉडियाँ होती हैं, ये वायलेट वाली जो बॉडी होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और रेड वाली बॉडी ठंडी होती है। तभी तो तुमने थर्ड क्लास में पढ़ा होगा, मतलब मैंने तो पहली बार थर्ड क्लास में पढ़ा था। मेरी मैडम कह रही थी और मुझे वो आज तक याद है, मैडम ने पूछा कि भाई बताओ रेड स्टार ज़्यादा हॉट है या फिर ब्लू स्टार ज़्यादा हॉट है, ये क्वेश्चन था एक्चुअल में। तो मैंने बोला रेड हॉट है, क्योंकि भाई बचपन है, थर्ड क्लास है, तो उसमें तो यही लगेगा ना रेड ज़्यादा खतरनाक कलर है, ब्लू तो क्या ही कलर है, ठंडा कलर ब्लू है, पानी ब्लू होता है तो ठंडा ब्लू है ना। तो मैडम ने कहा नहीं बेटा रेड ज़्यादा हॉट है, तब तो रट लिया। मगर जैसे ही 11वीं में आया और ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, तो एकदम से दिमाग में आया यार उस टाइम तो रट लिया था, लेकिन आंसर ये होगा, आंसर इससे पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, तुम देख पा रहे हो स्पेक्ट्रल एमिसिविटी का कर्व हमने यहाँ पर से वेवलेंथ के हिसाब से खींचा है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारी लैम्डा की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, देख रहे हो। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा लैम्डा की वैल्यू कम होती रहेगी। तो टेम्परेचर 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, वेयर एज लैम्डा ऑफ 3 लेस देन 2 इज लेस देन 1। ये इन दोनों का प्रोडक्ट बी के बराबर आ जाता है विंस कांस्टेंट विच इज 2.89 10 की पावर -3। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से यूनिट हटा देता हूँ, यूनिट आप घर पर लिखेंगे। यूनिट लिखने की आदत मैंने इसलिए छोड़ दी कि भाई एक व्यक्ति था उसने गलती कर दी थी, उसने सोचा भैया सर तो यूनिट लिखवा ही देते हैं, और यूनिट्स एंड डायमेंशन में यूनिट्स पढ़कर नहीं गया, मतलब AIATS के अंदर यूनिट्स पढ़कर नहीं गया, और फिर वहां पर अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि मुझसे सर थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है ना। मैंने क्या भाई तो तुझे बोला तो था ये होता है थर्मल कंडक्ट, सर मुझे तो याद नहीं रहा, मैंने तब से लिखवाना ही छोड़ दिया। मैंने क्या अब लिखवाऊंगा नहीं, ये बंदा अपने आप ढूंढेगा रटेगा बैठकर, क्योंकि बताने का भी तो कोई फायदा हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का मतलब होता है पावर रेडिएटेड बाय द सन अपॉन में द सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट। देखो यहां से पावर रेडिएट होगी, तुम यहां पर हो, तुम यहां पर हो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना डुअल नेचर में, नहीं पढ़ा तो समझ लो। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पावर रेडिएटेड अपॉन में द सरफेस एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंशियल सरफेस। कहने का मतलब है ये तुम्हारे पास लाइट सोर्स है, तुम यहाँ पर ये देखना चाहते हो कि भाई यहाँ की इंटेंसिटी हमारे पास कितनी होगी, इस लाइट की इंटेंसिटी, तेज, तीव्रता, प्रचंड, वो कितना दिख रहा होगा यहाँ पर। जैसे अब ये लाइटें हैं, अगर मैं ये बंद कर दूं तो मैं काला दिखने लग जाऊंगा, है ना। लाइटें खोल दूं तो ऐसा लग रहा है गोरा गोरा सा थोड़ा सा। तो ये लाइट की जो इंटेंसिटी है यहाँ पर ज्यादा है, तभी तो मैं ऐसा दिख रहा हूँ। तो मेन बात हम वही निकाल रहे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन में द सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हम जो पॉइंट चूज करते हैं उसके अराउंड एक ऐसे स्पेयर बना लेते हैं। तो अगर ये बल्ब है, सोर्स है, तो इसके अराउंड हमने क्या बना लिया कि स्पेयर बना लिया। इस स्पेयर की रेडियस हमारे पास R हो गई, सोर्स की पावर हमारे पास P हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटेंसिटी निकालने के लिए पावर अपॉन में 4πr² लेते हैं, ले लिया। अब मेन चीज क्या हो गई, ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ सन की पावर को एब्जॉर्ब कर रही है, ले रही है। तो मैंने यहाँ पर मैं सोलर सेल लगाकर बैठ गया वहां पर, या फिर मैं देखने लग गया, मैंने कहा यार सूरज है कितना गर्म होगा, चलो इसका टेम्परेचर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सोलर कांस्टेंट निकाला। सोलर कांस्टेंट कुछ नहीं होता, वो इंटेंसिटी ही होती है। तो पावर ऑफ द सन अपॉन में 4πr², वेयर R इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये हमने लिखा। पावर ऑफ द सन हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा EA T की पावर 4, लेकिन T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सन, और E क्या है, एमिसिविटी ऑफ द सन। सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो E की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर सन के लिए 1 हो जाती है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में सोलर कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो तो टेम्परेचर ऑफ द सन की वैल्यू ऐसे करके निकल सकती है सिंप्लीफिकेशन करने से, है ना। तो या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा, तो इसमें तो ये हो गया। तो बस आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आप लोग अपने प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, तभी इन सब लेक्चरों का और मेरे टाइम खपाने का थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और नोट्स अगर तुम्हारी अपनी फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि
अगर तुम किसी और के नोट्स किसी और की हैंडराइटिंग में पढ़ रहे हो तो सॉरी टू से बेटा बहुत देर हो जाएगी। नीट के अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला तुम भूलोगे, अभी तक भूलते आ रहे हो, भूलोगे ही भूलोगे, ये बात तो सच्ची है। मॉक टेस्ट के अंदर तुम लोगों ने खुद ही देख लिया था। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।